हेलो दोस्तों, एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे जीन जैक्स रूसो के बारे में। तो जीन जैक्स रूसो जो है दोस्तों, वो सामाजिक समझौता से जुड़े हुए विचारकों में इसका नाम आता है। और हमारे सिलेबस में सामाजिक समझौते के बारे में जो अब तक हम पढ़ रहे थे, उसमें जो जीन जैक्स रूसो है उसका नाम सबसे आखिर में आता है। मतलब रूसो जो है वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक समझौते का क्या करता है, समर्थन करता है। तो दोस्तों, रूसो के बारे में आज हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे और आज हम एक ही भाग करेंगे इसका। उसके बाद में जो अगला नेक्स्ट भाग होगा वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं रूसो के बारे में। अब दोस्तों, अब तक हम जो पढ़ रहे थे, अब तक हमने सामाजिक समझौता से जुड़े विचारकों में एक तो हमने पढ़ा था हॉब्स को, और हॉब्स के साथ हमने पढ़ा था जॉन लॉक को। तो जॉन लॉक और हॉब्स इनमें दोस्तों हमने ये पढ़ा कि हॉब्स क्या है कि हॉब्स की जो शासन व्यवस्था है वो निरंकुश प्रवृत्ति की शासन व्यवस्था है, और जॉन लॉक के जो सिद्धांत है वो सीमित संप्रभुता से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जो रूसो के जो विचार है उसमें हमें लोकतंत्रवादी चिंतन दिखाई पड़ेगा। मतलब रूसो ने जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया था, उस सामान्य इच्छा के सिद्धांत में हमें लोकतंत्रवादी चिंतन जो है वो हमें दिखाई पड़ेगा। और जो रूसो एक ऐसा विचारक है जिसका प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा था। मतलब जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय, उस क्रांति से पहले रूसो ने जो विचार दिए थे, उन विचारों का उस क्रांति पर काफी प्रभाव पड़ा, और ये एक ऐसा विचारक हुआ जिसका नाम फ्रांस की क्रांति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गया था। और दोस्तों, उसके बाद में जो रूसो है उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में बात करते हैं, उसके जीवन से संबंधित है। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि रूसो जो है उसका ध्यान कहीं ना कहीं लोकतंत्र की तरफ ज्यादा रहेगा। मतलब जो झुकाव हमें नजर आएगा वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ ज्यादा नजर आएगा। मतलब एक प्रकार से जो जनता के अधिकार है उसकी बात यहां पर थोड़ी ज्यादा होगी। मतलब जैसे हम हॉब्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहां क्या था कि हॉब्स ने लेवियाथन का जो निर्माण किया था, इसमें जो शासन व्यवस्था बन रही थी वो कैसी थी, निरंकुश प्रवृत्ति की थी। मतलब जनता को ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। और उसके बाद में जो हमने जॉन लॉक पढ़ा था, जॉन लॉक के विचारों में क्या था दोस्तों कि सीमित संप्रभुता का सिद्धांत था। मतलब जो शासन व्यवस्था है उसमें जो भी संप्रभु शासक होगा उसको ज्यादा अधिकार नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर रूसो की अगर हम बात करें, तो रूसो ने दोस्तों अपने जो विचार है राजनीति से जुड़े, वो उसका ग्रंथ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसने अपने विचार जो है वो दिए थे। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो उसने विचार दिए थे दोस्तों, उसमें हम अगर एक चीज देखेंगे तो हम पाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि रूसो के विचारों में हमें व्यक्तिवादी और समाजवादी और लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र, ये दोस्तों जो चारों चीजें हैं वो हमें एक साथ दिखाई पड़ेगी यहां पे। मतलब अब तक हम इन चीजों को हॉब्स और लॉक के विचारों में पढ़ रहे थे, और अब हमें ये पूरे ही विचार जो है, मतलब एक प्रकार से हॉब्स व लॉक के विचारों, दोनों को विचारों का मिलते जुलते जो विचार नजर आएंगे वो हमें रूसो के विचारों में नजर आएंगे। मतलब वो व्यक्तिवादी नजर आता है तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी भी नजर आता है, और वो लोकतांत्रिक नजर आता है तो वो कहीं ना कहीं निरंकुश प्रवृत्ति भी उसके विचारों में नजर आती है। मतलब काफी विरोधाभास भी रहेगा इसमें। उसके बारे में दोस्तों, रूसो के जीवन के बारे में हम बात करते हैं कि रूसो का जो जन्म है वो कहां पे होता है। तो दोस्तों, रूसो का जो जन्म होता है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में होता है। अब स्विट्जरलैंड जेनेवा में जन्म होता है रूसो का, और 1712 में इस व्यक्ति का जन्म हुआ। और जन्म के समय कहते हैं कि रूसो की जो माता थी उसका देहांत हो गया था। अब रूसो की माता का देहांत हो गया था, रूसो का जो लालन पालन हुआ, जो भी उसको संरक्षण मिला, उसके पिता का संरक्षण मिला। और पिता का जो संरक्षण मिला दोस्तों, उसका उसके जीवन पे बहुत ही ज्यादा क्या है, बुरा असर पड़ा। मतलब उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंधकार में चला गया। कैसे कि रूसो के जो पिता थे वो एक चरित्रहीन व्यक्ति थे, वो उससे अश्लील कहानियां, साहित्य, पत्र पत्रिकाएं ये पढ़वाते थे। तो रूसो ने अपनी आत्मकथा कन्फेशन में ये बात भी कही थी कि मैं जब छोटा था, मैंने अपने जीवन में वो सारे काम किए जो मैं करना चाहता था, मुझे किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं थी, और जो मैं भी गलत काम करता था मैं उन सब कामों को अनुभव करता था, लेकिन मैं समझता नहीं था वो चीजों के कि असल में ये हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, रूसो का जो जीवन है वो बदलता है। उसका करीब उसकी उम्र होती है 38 वर्ष के आसपास, तब उसका जीवन बदलता है। मतलब दोस्तों की 1750 में रूसो के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। मतलब अगर हम कहें
कि 38 वर्ष की उम्र तक रूसो के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी उपलब्धि नहीं थी और यहां तक वो किसी प्रकार से कोई महान व्यक्ति नहीं था। मतलब एक अंधकार में उसने 38 वर्ष अपने जीवन के जो है वो व्यतीत किए हैं, लेकिन वो उनको 35 वर्ष बोलता है अपने जीवन के। वो कहता है कि मेरे जीवन के जो 35 वर्ष हैं वो एक प्रकार से अंधकार में ही है। इस वक्त में उसके पास कोई भी किसी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो बदलाव आता है दोस्तों, वो बदलाव आता है उसका 1750 में। 1750 में बदलाव ऐसे आता है कि एक बार रूसो सड़क पे जा रहा होता है तो उससे रास्ते में एक अखबार का टुकड़ा दिखाई देता है और उस अखबार के टुकड़े को जब उठाता है तो उसमें देखता है कि इस वक्त, अब हम जब बात कर रहे हैं रूसो की, तो इस वक्त रूसो फ्रांस में है दोस्तों। इस वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि इस वक्त रूसो फ्रांस में है, क्योंकि रूसो स्विट्जरलैंड जेनेवा से भागकर फ्रांस चला गया था और फ्रांस में उसने खूब आवारागर्दी की और उसने अपना जीवन जो है वो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा फ्रांस में व्यतीत किया है और फ्रांस में उसका जीवन बदलेगा और यहीं से उसमें क्रांतिकारी बदलाव आएगा। तो वो फ्रांस में ही था इस वक्त और वो सड़क से जा रहा था, तो उसको एक रोड पे एक अखबार का टुकड़ा दिखाई दिया। अखबार का टुकड़ा जब उसने उठाया तो उसने देखा कि फ्रांस में पेरिस में एक बहुत बड़ी साहित्यिक संस्था है और उसका नाम है एकेडमी ऑफ डी जोन। और ये एकेडमी ऑफ डी जोन जो है वो एक लेखन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता करवाने वाली है। और इस निबंध प्रतियोगिता का जो शीर्षक है वो ये था कि क्या विज्ञान व कला की उन्नति ने हम इंसानों को नैतिक रूप से पतन कर दिया है या हमारा विकास किया है। ये मतलब उस निबंध का शीर्षक था और उसका कंपटीशन आयोजित किया जाना था। और जब रूसो ने जब ये इसका शीर्षक पढ़ा तो उसके मन में आकाश गंगा की तरह हजारों विचार फूट पड़े और हजारों विचार फूट पड़े, उसके दिमाग में सवाल और जवाब खड़े हो गए। और जब उसके मन में इतने सारे सवाल और जवाब खड़े हुए तो उसने सोचा कि वो इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा ही लेगा। और दोस्तों रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। अब इसके जीवन में यहां से दोस्तों क्रांतिकारी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब इस जो निबंध प्रतियोगिता थी इसमें रूसो ने भाग लिया और इस निबंध प्रतियोगिता जो थी इसमें सिद्ध किया रूसो ने इस बात को कि जो विज्ञान व कला है, विज्ञान व कला की जो उन्नति है, उन्नति ने मानव को नैतिक रूप से पतित कर दिया है, पतित कर दिया है। मतलब दोस्तों ये जो हम विचार पढ़ रहे हैं इस वक्त रूसो के, ये विचार उसके आगे चलकर आधारशिला बनेंगे, तो हमें ध्यान में रखना है। मतलब यहां रूसो ने जो विचार दिए थे वो अटल रहा था उन विचारों पे। मतलब इस निबंध प्रतियोगिता में रूसो ने इस बात को सिद्ध किया है कि विज्ञान और कला की उन्नति ने क्या किया है कि मानव को नैतिक रूप से पतित कर दिया है। और उस निबंध प्रतियोगिता में यह बताना था कि विज्ञान व कला ने हमें किस रूप में डाल दिया, मतलब हम इंसान ऊपर उठे हैं या हम इंसान नीचे गिर गए। तो रूसो ने यह कहा कि इंसान जो है वो विज्ञान व कला की उन्नति होने से क्या है कि नैतिक रूप से पतित हो गया है। मतलब इंसान का विकास नहीं हुआ है, इंसान का पतन हुआ है एक प्रकार से। ये बात रूसो ने अपने विचारों में कही और रूसो ने अपने इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया। और आगे जब रूसो ने बढ़ाया तो यही जो विचार है, यही जो निबंध है वो उसकी रचना के सामने आया, जिस रचना का नाम था डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट, डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस। मतलब दोस्तों ये उसकी रचना जो बनी वो एक प्रकार से बड़ी प्रमुख रचना बनी। रूसो ने अपने विचार दिए डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट आर्ट एंड साइंसेज। ये रचना उसने ये रचना के रूप में सामने आई और इस निबंध प्रतियोगिता में रूसो ने सिद्ध कर दिया इस बात को। अब रूसो ने सिद्ध जो किया अपने विचारों में, देखो रूसो क्या कह रहा है इसमें, इसके संदर्भ में कि विज्ञान और जो कला की उन्नति है उसने इंसान को कैसे नैतिक रूप से पतन किया है। तो इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो रूसो ये कहता है कि मनुष्य में जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था, मतलब जब विज्ञान व कला का विकास नहीं हुआ था किसी भी प्रकार से, तब मनुष्य बड़ा ही सुखी रहता था, बहुत ज्यादा सुखी रहता था। और मनुष्य क्या था कि एक मतलब भोला प्राणी था, मतलब एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इनोसेंट एक मानव था। लेकिन वो कहता है कि जैसे विज्ञान व कला की उन्नति हुई, मनुष्य में क्या हो गई, तेरे मेरे की भावना आ गई आपस में, और मनुष्य में आपस में क्या पैदा होने लगा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीजें पैदा होने लगी। तो मतलब दोस्तों यहां जो रूसो है वो कहता है कि जो एक विवेकशील जो व्यक्ति होता है, मतलब जो तार्किक और विवेकशील, मतलब वो कहता है कि
जो व्यक्ति तार्किक होता है या विवेकशील होता है या चिंतनशील कह सकते हैं, वो कहता है कि जो व्यक्ति तार्किक, विवेकशील और चिंतनशील होगा वो व्यक्ति क्या होगा? भ्रष्ट होगा। ये बात रूसो कहता है। मतलब तार्किक, विवेकशील और चिंतनशील अगर कोई व्यक्ति है तो वो भ्रष्ट होगा। दोस्तों ये यूजीसी नेट में एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा मेंशन कर ले अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात रूसो कहता है कि विज्ञान और जो कला है वो क्या है कि निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, और दर्शन शास्त्र जो है वो केवल बौद्धिक आडंबर है। ये बात कहता है रूसो। और वो कहता है कि दर्शन, बौद्धिक सजावट, सुख सुविधाएं, रंगीन चमकीले फीते, ये सब क्या है? बकवास है। मतलब अगर विज्ञान व कला की उन्नति नहीं होती तो इंसान क्या होता? ज्यादा सुखी होता। मतलब वो इंसान को कहता है कि ना तो इंसान को ज्यादा सोचना चाहिए और ना ज्यादा तार्किक होना चाहिए। मतलब तार्किक मनुष्य ज्यादा तार्किक हुआ, तार्किक तरीके से ज्यादा सोचने लगा, ज्यादा विवेकशील हो गया, ज्यादा चिंतन करने लगा, तो वो कैसा हो गया? भ्रष्ट हो गया। मतलब विज्ञान व कला ने इंसान को क्या किया है? भ्रष्ट किया है, उसका भला नहीं किया है। ये बात रूसो कहता है। अब देखिए दोस्तों, रूसो ये बात कहता है कि विज्ञान व कला ने भ्रष्ट किया है, तो यहां पर क्या है कि एक बड़ी मजे की बात है कि रूसो खुद तो ये बात कह रहा है कि मनुष्य को तार्किक, विवेकशील, चिंतनशील नहीं होना चाहिए, लेकिन रूसो अपने आप में खुद क्या है? बहुत ही बड़ा तार्किक और विवेकशील और चिंतनशील प्राणी नजर आता है यहां पे। तो इसलिए दोस्तों रूसो के बारे में एक विचारक है जिन्होंने ये कहा भी कि तर्क का उत्साही, और विचारक का नाम है वेपर ने ये बात कही कि तर्क का उत्साही धर्मदूत, अविवेक के काल में मार्ग प्रशस्त करने के लिए औरों से ज्यादा करता है। मतलब क्या? तर्क और चिंतन ज्यादा करता है। ये बात वेपर ने कही रूसो के बारे में। मतलब रूसो खुद तो अपने आप में सबसे बड़ा तार्किक और विवेकशील प्राणी बना, और दूसरे से आशा करता है कि इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो ये जो निबंध प्रतियोगिता हुई, तो यहां पर रूसो ने जब इसके खिलाफ जो विचार दिए, तो हमें इन विचारों का एक निष्कर्ष देखने को मिलता है। यहां पर नजर आता है, निष्कर्ष यह है कि तर्क के प्रति विद्रोह की भावना जो है वो हमें रूसो के विचारों में नजर आती है। मतलब तर्क के प्रति विद्रोह, मतलब वो तार्किक होना मनुष्य को क्या मानता है? बुरा मानता है कि मनुष्य को तार्किक नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तार्किक मनुष्य जो होगा वो कैसा होगा? भ्रष्ट होगा, और वो एक अच्छा प्राणी नहीं होगा। तो यहां तर्क के प्रति विद्रोह जो है वो हमें उसके विचारों का निष्कर्ष जो है दोस्तों वो यहां पर दिखाई पड़ता है। और दोस्तों जब ये निबंध प्रतियोगिता में उसने सिद्ध किया, तो इस निबंध प्रतियोगिता में रूसो को प्रथम पुरस्कार मिला फ्रांस में। और जैसे ये प्रथम पुरस्कार मिलता है, रूसो का जीवन बदल गया पूरा का पूरा, और वो उसकी ख्याति जो है पूरे विश्व में फैल गई। और रूसो की मुलाकात उस समय एक महान लेखक और विचारक थे वॉल्टेयर, उससे मुलाकात होती है। वॉल्टेयर के बारे में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। राजस्थान पत्रिका जो अखबार है उसके एडिटोरियल पेज पर एक कोने में लिखा हुआ आता था वॉल्टेयर, और उसके आगे एक लाइन लिखी होती थी कि हो सकता है मैं आपके अधिकारों से सहमत नहीं हो पाऊं, लेकिन मैं आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए विचार प्रकट करता रहूंगा। ये वही वॉल्टेयर है जिससे रूसो की मुलाकात हुई उस टाइम में। और रूसो की मुलाकात होती है, रूसो एक बहुत बड़ा महान लेखक बन जाता है, और उसकी ख्याति पूरे फ्रांस में फैल जाती है, पूरे फ्रांस में नहीं पूरे विश्व में फैल जाती है। और उसके बाद में रूसो अपने जीवन में रुका नहीं, और उसने बहुत सारी रचनाएं की। और उसके बाद में उसने एक रचना जो की थी उसका नाम था डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी उसने रचना की, और इस रचना में वो बताता है व्यक्ति की संपत्ति के बारे में, और वो आर्थिक विषमता के बारे में बात करता है कि आर्थिक विषमता क्यों पैदा हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर वो अपनी रचना में बात कर रहा है आर्थिक विषमता की, और आर्थिक विषमता की उसने बात की जब ये उसकी रचना सामने आई, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना आप, इनक्वालिटी है ये, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी। ये रचना रूसो ने की, और ये रचना जैसे ही फ्रांस में छपी और धीरे धीरे जैसे लोगों तक पहुंची, तो पूरे फ्रांस में एक प्रकार से क्रांति की लहर दौड़ गई। क्रांति की लहर उड़ गई, जनता में हलचल मच गई। मतलब रूसो ने क्या किया? लोगों को क्या बनाना शुरू कर दिया? तार्किक। मतलब जो व्यक्ति खुद तर्क का क्या कर रहा है? विद्रोह कर रहा है, उसने लोगों को क्या होने पर मजबूर कर दिया? तार्किक होने पर मजबूर कर दिया।
और जब ये रचना लोगों के बीच में आई तो बड़ी हलचल मची, और हलचल मचने के बाद में जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि रूसो के जो विचार है हमारे लिए आने वाले टाइम में क्या बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। मतलब उसके विचार कहीं ना कहीं उस समय जो सरकार थी उसके खिलाफ जा रहे थे। तो सरकार के खिलाफ जब उसके विचार जाने लगे तो सरकार में डिमांड होने लगी इस बात की कि इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। हालांकि दोस्तों इस जो रचना थी डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी का असर बहुत पड़ा था, और जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में लोगों के लिए एक बाइबल का काम कर रही थी ये रचना। और बाद में रूसो को जब ये पता चला कि उसे फ्रांस में गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे मरवाया जा सकता है तो उसने फ्रांस छोड़ दिया और वो फ्रांस से भाग गया। और उसके बाद में वो स्विट्जरलैंड और कई सारे देश है उन देशों में भटकता रहा, और 1778 में दोस्तों उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो रूसो के अगर आप दोस्तों अगर उसकी रचनाओं को अगर आप देखोगे तो रचनाओं में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि रूसो की जितनी भी रचनाएं आई वो सारी 1750 के बाद में ही आई है। मतलब उसकी 38 वर्ष की उम्र के बाद में ही आई है सारी की सारी रचनाएं। मतलब इससे पहले उसकी कोई भी रचना जो है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। उसका कारण यही था कि उसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा क्या चला गया था, अंधकार में चला गया था, और उसे पता ही नहीं था कि वो अपने जीवन में कर क्या रहा है। लेकिन उसके जीवन में एक छोटी सी घटना हुई जिस घटना की वजह से बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और वो एक महान विचारक लेखक बनकर उभर गया जनता के सामने। और उसके बाद में उसने बहुत सारी रचनाएं भी की थी जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उसकी रचनाओं के बारे में कि उसकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो रचनाओं में अगर बात करें दोस्तों तो उसकी पहले नंबर की रचना है डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आएगा दोस्तों, यहां पे ऑफ लिखना है आपको। डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस। ये जो दोस्तों उसकी रचना है ये छपती है 1751 में। असल में दोस्तों ये वही रचना है जो निबंध प्रतियोगिता थी जिसमें रूसो ने भाग लिया है। मतलब रूसो ने अपने विचार दिए थे कि विज्ञान व कला की उन्नति ने इंसान को क्या कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। यही चीज जो उसकी बाद में रचना के रूप में छपी थी, जो बहुत ही ज्यादा क्या थी, फेमस थी। उसके बाद में उसकी रचना आती है डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये वाली जो रचना है दोस्तों वो उसकी छपती है 1755 में। और उसके बाद में उसकी रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद में उसकी रचना है इमाइल। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रचना है दोस्तों वो उसकी छपती है 1762 में, और ये भी 1762 में। और उसके बाद में उसकी रचना है कन्फेशन। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जो यहां पर आप एक नंबर की जो रचना देख रहे हो ये बिल्कुल वही है जिसके बारे में उसने अपने विचार दिए थे। और उसके बाद में डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो रचना है इसके बारे में उसने आर्थिक विषमता से जुड़ी हुई बात की। मतलब इंसान में विषमता क्यों पैदा हो जाती है। तो ये जो रचना थी वो क्या बनती है, उस समय के फ्रांस की क्रांति की लोगों की बाइबल बन जाती है। मतलब लोगों ने प्रेरणा ग्रहण की इससे। उसके बाद में उसकी रचना थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आप रचना देख रहे हो दोस्तों ये 1762 में छपी थी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही वो सामाजिक समझौते से जुड़ी हुई बात करता है। मतलब सामाजिक समझौते की वो इसमें बात करेगा, और जो राजनीति से जुड़ी हुई बात जो नजर आएगी वो हमारी कहां नजर आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही नजर आती है। तो आप इस चीज को मेंशन करके नोट करना है आपको नोटबुक में कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना इसमें राजनीति से जुड़ी हुई वो बात करता है। और सामाजिक समझौता जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी कॉन्ट्रैक्ट समझौता, सोशल मतलब सामाजिक, नाम से पता लग रहा है आपको। तो राजनीति से जुड़ी हुई बातें वो इसमें करता है। उसके बाद में उसकी रचना थी इमाइल। इमाइल जो था दोस्तों वो उसको शिक्षा पर लिखा हुआ एक ग्रंथ था उसका, उसने शिक्षा पर लिखा था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में पांचवा दोस्तों कन्फेशन, ये दोस्तों उसकी ऑटोबायोग्राफी थी। मतलब उसने खुद ने ही लिखी थी, ये ऑटोबायोग्राफी थी। ये दोस्तों उसकी ऑटोबायोग्राफी थी और जो उसने खुद ने लिखी थी, लेकिन इसका कोई टाइम नहीं है। असल में इसका कोई टाइम नहीं है। अब
कुछ तो इसका टाइम जो बताते हैं वो 1782 से 89 तक का टाइम बताते हैं कि उसके मृत्यु के बाद में ये जो है रचना छपी थी। और कुछ जो विचारक है वो इसके बारे में ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी गलतियां भी है, इसका मतलब पूरा जो मटेरियल है वो नहीं मिल पाया है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो उसके जीवन के बारे में मिलती है, जैसे उसने अपने जीवन के जो शुरू का जो 35 से 38 साल है जो उसने अंधकार में बिताए थे उसके बारे में उसने इसमें बात की, कन्फेशन। तो कन्फेशन ये उसकी खुद की बायोग्राफी थी। तो ये है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां पे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों रूसो के विचारों में। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो हमें एक चीज हमें यहां पे नजर आएगी देखने को कि होब्स के जो विचार थे और जॉन लो के जो विचार थे, ये दोनों ही विचारक जो हैं ज्यादा चिंतित नजर आते हैं किसको लेकर? प्राकृतिक अधिकारों को लेकर। प्राकृतिक अधिकार, कानून, नियम, इनकी बात करते हैं ये दोनों ही, इनको लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन वहीं अगर रूसो की अगर हम बात करें तो रूसो को इन प्राकृतिक अधिकारों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। उसका ज्यादा जो ध्यान था रूसो का, वो ध्यान था उसका मानव और समाज का जो नैतिक पतन हो रहा है उस पर उसका ज्यादा ध्यान था। मतलब मानव और समाज का जो नैतिक पतन हो रहा है उसकी तरफ, उसको लेकर उसके विचार क्या थे ज्यादा प्रखर थे। मतलब प्राकृतिक अधिकार और इनको लेकर वो ज्यादा बात नहीं करता है, बजाय कि वो बात करता है मानव और समाज का नैतिक रूप से पतन कैसे हो गया। तो उसमें हम बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। तो रूसो दोस्तों जो ये बात कहता है कि साइंस ने मनुष्य को क्या है कि भ्रष्ट कर दिया है, तो ये उसके जो विचार है, ये विचार बिल्कुल वहीं से जुड़ जाएंगे जो प्राकृतिक अवस्था है। मतलब जो प्राकृतिक अवस्था में जो मानव और मानव स्वभाव के बारे में जहां वो बात करेगा, ये वहीं से जुड़ने शुरू हो जाएंगे उसके विचार। अब कनेक्टिविटी कैसे बिठानी है आपको, ये चीज देखनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था ओब्लिक मानव स्वभाव। अब प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव के बारे में देखिए दोस्तों रूसो क्या कहता है। प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव में रूसो ये कहता है कि जो नेचुरल जो कंडीशन थी, मतलब जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, मतलब इंसान जब पूरी स्वतंत्र तरीके से इस धरती पर रह रहा है, उस अवस्था को वो कहता है प्राकृतिक अवस्था। तो इस प्राकृतिक अवस्था में रूसो कहता है कि मनुष्य जो था वो एक प्रकार से क्या था कि आदर्श पशु के समान था। वो सॉरी आदर्श पशु ही कह सकते हो उसको, आदर्श पशु के समान था। मतलब आदर्श पशु के समान था। और इस अवस्था में मनुष्य जो है वो प्रकृति की गोद में रहता था। ये बात रूसो कहते हैं, प्रकृति की गोद में रहता था, उसके मन में किसी प्रकार की तेरे मेरे की कोई भावना नहीं थी। और मनुष्य जो था वो बिल्कुल भोला था, इनोसेंट था, उसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, अज्ञानी था बिल्कुल। और प्रकृति में विचरण करता था, प्रकृति की गोद में रहता था और प्रकृति में जन्म लेता था और प्रकृति में क्या हो जाता था, वो विलीन हो जाता था। और प्राकृतिक संसाधनों की क्या थी, उसमें बहुत ही ज्यादा प्रचुरता थी। ये बात रूसो कहता है। और इस प्राकृतिक अवस्था में जो है मनुष्य पशु के तो समान तो था, एकांकी जीवन था उसका, लेकिन इस अवस्था को वो कहता है कि ये सबसे बेहतरीन अवस्था थी। मतलब इस अवस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। रूसो कहता है कि मनुष्य इस टाइम में ज्यादा सुखी था। तो यहां इसी अवस्था में मानव स्वभाव के बारे में भी वो इसी से जुड़ी हुई बात करता है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें मानव का स्वभाव जो है वो एकाकी तो था लेकिन शांति प्रिय से रहने वाला था। मतलब उसका स्वभाव इस प्राकृतिक अवस्था में, देखिए दोस्तों अगर रूसो के अगर हम विचार, जैसे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं इसमें कि जैसे होब्स में आप लोगों ने पढ़ा कि मानव स्वभाव होब्स क्या है कि नकारात्मक पक्ष की बात करता है, मतलब दानवी प्रवृत्ति का जिक्र करता है, स्वार्थी लोभी लालची कहता है। वहीं अगर जॉन लोक की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, मनुष्य के देवीय गुणों की बात करता है, मतलब उसको अच्छा शांति प्रिय बताता है। लेकिन अगर रूसो की अगर हम बात करें तो रूसो मानव स्वभाव की कोई एक पक्ष की बात नहीं करता है, वो प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का अलग बताता है। और इसी प्राकृतिक अवस्था से जब सामाजिक समझौता होगा तो मनुष्य का स्वभाव जो है टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहां वो कहता है कि इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था और प्रकृति में विलीन हो जाता था, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती थी, उसमें किसी प्रकार का कोई तेरे मेरे की भावना नहीं थी। मतलब मनुष्य बड़ा शांति प्रिय तरीके से क्या है इसमें रहता था।
लेकिन यहां पर रूसो कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य क्या होता गया? तार्किक होता गया। मनुष्य तार्किक होता गया और चिंतनशील होता गया। और चिंतनशील जब मनुष्य हुआ तो धीरे धीरे किसका विकास हो गया? हथियारों व औजारों का भी विकास हो गया। मतलब टाइम के साथ क्या हो गया? धीरे धीरे हथियार व औजार भी बनने शुरू हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब रूसो कहता है कि जो स्त्री और पुरुष है वो क्या रहने लगे? साथ में रहने लगे। स्त्री पुरुष मतलब साथ में रहने लगे, और स्त्री पुरुष जब साथ में रहने लगे तो इससे किसका निर्माण हो गया? परिवार का निर्माण हो गया। इन परिवारों में फिर आगे जब संतानें पैदा हुई तो मनुष्य के दिमाग में विचार आया संपत्ति की सुरक्षा का। मतलब मनुष्य ने क्या किया कि एक जगह ली, उस जगह पे स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया और उस जगह के चारों तरफ बाढ़ कर दी, और उसको ये कहा कि ये जो जमीन है ये किसकी है? ये जमीन मेरी खुद की है। ये बात रूसो कहता है कि मनुष्य जैसे जैसे तार्किक और चिंतनशील होता चला जाएगा उसी तरह ही मनुष्य क्या होना शुरू कर देगा? अपने आप में भ्रष्ट होना शुरू कर देगा। और मतलब ये जितना ज्यादा मनुष्य तार्किक और चिंतनशील होता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा कि वो उस मनुष्यों के आपस में क्या होने लग जाएगा? संघर्ष की स्थिति पैदा होने लग जाएगी। मतलब मनुष्य में द्वेष की भावना आने लग जाएगी, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना ये पैदा होने लग जाएगी। मतलब रूसो कहता है कि जो संपत्ति की जो सुरक्षा का जो विचार है वो उसको कहां ले जाएगा? नफरत और द्वेष में ले जाएगा। मतलब जो नेचुरल जो कंडीशन थी ये टाइम भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं बना रहेगा। इस समय से मनुष्य जब एंटर करेगा, जब मनुष्य का दिमाग जब और ज्यादा विकसित होगा, तब मनुष्य असल में क्या होना शुरू हो जाएगा? असंतुष्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो आप प्राकृतिक अवस्था देख रहे हो इसमें मनुष्य कैसा है? तनाव मुक्त है, पूरी तरह से तनाव मुक्त है। और इस तनाव मुक्त की जो अवस्था है इसमें मनुष्य को वो क्या कहता है? मनुष्य बड़ा ही क्या है? सुखी है। मतलब इस अवस्था में मनुष्य बड़ा ही क्या है? सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन जैसे वो तार्किक और चिंतनशील होगा वो कैसा होना शुरू कर देगा? तनाव मुक्त, तनाव युक्त होना शुरू कर देगा। तनाव युक्त क्यों? क्योंकि वो तार्किक और चिंतनशील हो गया है। अब उसके मन में संपत्ति का विचार आ गया है, उसके मन में परिवार का विचार आ गया है, और उसके मन में ये जो हथियार औजार इन सब चीजों का विकास होने लग गया है। तो मनुष्य क्या होने लग जाएंगे? आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा होने लग जाएगी। लेकिन जो प्राकृतिक कंडीशन है उसमें मानव का स्वभाव कैसा बताया? उसने अच्छा ही बताया। मतलब उसमें मनुष्य शांति, क्योंकि इसमें मनुष्य कैसा है? अज्ञानी है, यहां पर अज्ञानी है। अब दोस्तों अगर बात करें भी कि रूसो ने कौन से बात को बेहतर माना, भाई कौन सा पक्ष लिया उसने कि वर्तमान पक्ष ज्यादा अच्छा है या जो प्राकृतिक अवस्था वो ज्यादा अच्छी है? तो दोस्तों रूसो ने जो समर्थन किया वो प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव का समर्थन किया। वो कहता है कि ये जो समय था ये सबसे ज्यादा और अच्छा समय था। इसलिए वो कहता है कि गिव अस बैक इनोसेंस, इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी विच अलोन कैन मेक अस हैप्पी। वो कहता है कि हमारे अज्ञानता और हमारा जो भोलापन है और जो हमारी गरीबी है वो हमें लौटा दो, हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। मतलब यही चीजें केवल हमें क्या कर सकती है? खुश रख सकती है, और इन्हीं चीजों में हम केवल खुश रह सकते हैं। मतलब उसने इस अवस्था का जो है बहुत ही ज्यादा दोस्तों समर्थन किया है यहाँ पे कि ये अवस्था जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन अवस्था उसको बताता है रूसो। और कहता है कि अब जब ये मनुष्य तार्किक जब होगा, तो जब मनुष्य तार्किक होगा धीरे धीरे, तो उनमें आपस में क्या होना शुरू हो जाएगा? संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। और जब उनमें आपस में जब संघर्ष होना शुरू होगा तो उस संघर्ष से ही मुक्ति पाने के लिए वो क्या करेंगे? आपस में सामाजिक समझौता करेंगे। मतलब रूसो यह कहता है कि मनुष्य जैसे जैसे मतलब दोस्तों हम इसको एक चित्र से समझते हैं कि यहां मान लो क्या है कि सामाजिक समझौता होना है। और मनुष्य यहां खड़ा है इस अवस्था में। मतलब इस अवस्था को आप मान लो प्राकृतिक अवस्था। अब यहां से मनुष्य पहुंचता है कहां पर? सामाजिक समझौते में पहुंच रहा है मनुष्य को। तो वो कहता है कि यहां जब मनुष्य है तब वो कैसा है? एक तो अज्ञानी है, गरीब है और भोला है।
लेकिन जैसे जैसे मनुष्य क्या होना शुरू कर देगा, तार्किक होना शुरू करेगा, वो आगे बढ़ना शुरू कर देगा, मतलब सामाजिक समझौते की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहां ऐसा नहीं है, इस चीज को आप थोड़ा गलत नहीं समझ लें कि सामाजिक जो समझौता हुआ है इसकी वजह से मनुष्य तार्किक नहीं हुआ है। मतलब जो सामाजिक समझौता हुआ है इसकी वजह से मनुष्य तार्किक नहीं हुआ है, बल्कि जो मनुष्य तार्किक हुआ है इसकी वजह से सामाजिक समझौता हुआ है। मतलब तार्किक जब मनुष्य हुआ तो उसने सामाजिक समझौता किया। अगर मनुष्य तार्किक नहीं होता और यही अगर रहता, इसी प्राकृतिक अवस्था में रहता, तो समझौता होता ही नहीं कभी। मतलब राज्य का कभी निर्माण होता ही नहीं, राज्य का कभी विचार ही नहीं आता। अब मनुष्य चूंकि तार्किक हो गया, ज्ञानी हो गया, टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, मतलब काफी वर्तमान टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसी समय की प्राकृतिक अवस्था के समय की बात करें। छोटे मोटे हथियार, औजार, ये चीजें विकसित होगी, परिवार बन गया, संपत्ति की सुरक्षा का विचार आया। तो वो कहता है कि मनुष्य ने आपस में क्या किया, लड़ना शुरू कर दिया। और जब मनुष्य ने आपस में लड़ना शुरू किया तो उनके बीच में क्या हो गया, बहुत ज्यादा संघर्ष पैदा हो गया। तो इस संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ने क्या करने की सोची, सामाजिक समझौता। मतलब ये सामाजिक समझौते का कारण रहा यहां पर। अब उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आगे जो सामाजिक समझौता होता है उसमें क्या होता है। अब दोस्तों जो सामाजिक समझौता हुआ उसमें रूसो कहता है कि जैसे ए, बी, सी, डी, ई, जैसे ये 5 व्यक्ति हैं, हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, यहां पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जैसे ये 5 लोग हैं, तो ये सभी जो लोग थे उस समय के, जो भी प्राकृतिक अवस्था में रह रहे थे, उन्हें आपस में संघर्ष हुआ। तो अब इन सब लोगों ने क्या किया कि ये सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए। अब सब लोग इकट्ठे हुए, इन सब लोगों ने अपने जो अधिकार है वो किसको सौंपे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को। यहां कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों आपको। इनके कहने का मतलब है रूसो का कि ए बी सी डी ई, इन 5 ने अपने अधिकार किसको सौंप दिए, सबको ही सौंप दिए। मतलब पहले तो प्राकृतिक अवस्था में हर मनुष्य का पर्सनली क्या था, कुछ अधिकार था, वो कुछ भी कर सकता था हर व्यक्ति। लेकिन अब क्या हो गया कि अब जब भी कोई काम होगा तो जो अधिकार बनेगा वो कैसा होगा, सामूहिक होगा। यहां पे मतलब सबके अधिकार सबके बन जाएंगे यहां पे। मतलब सभी लोग शासन संभालेंगे, सभी लोग इसमें साथ रहेंगे। मतलब सभी लोगों ने अपने अधिकार किसको सौंप दिए, सभी को सौंप दिए यहां पे। उसके बाद में अब क्या होता है, अब दोस्तों वो कहता है कि जब ये सभी लोगों ने सामाजिक समझौता किया तो इससे उत्पन्न हुआ सामान्य इच्छा का सिद्धांत। मतलब सामान्य इच्छा का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। अब सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का क्या है, मतलब अब ये क्या है, सामान्य इच्छा बन गई है, सामान्य इच्छा कहलाएगी जो सबकी ही इच्छा होगी। मतलब सामान्य इच्छा जो है वो किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी कि एक व्यक्ति अगर कोई विश कर रहा है, एक व्यक्ति कुछ चाहता है तो वो सब पर अप्लाई हुआ, नहीं, सामान्य इच्छा जो है वो सबकी इच्छा है। अब असल में सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं रूसो का कि सामान्य इच्छा सिद्धांत जो है वो है क्या। अब देखिए दोस्तों, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को समझने के लिए रूसो क्या करता है, मानव की इच्छा का विश्लेषण करता है। मतलब इंसान की जो इच्छा है उसका एनालिसिस करता है। तो उसमें वो 2 प्रकार की इच्छा बताता है इंसान के अंदर। मतलब वो कहता है कि एक तो इंसान में क्या होती है, यथार्थ इच्छा। हाँ, एक तो उसमें होती है यथार्थ इच्छा और दूसरी होती है वो है सामान्य इच्छा। अब ये जो यथार्थ जो इच्छा है इसको हम इंग्लिश से कह सकते हैं कि एक्चुअल विल, इसको एक्चुअल विल कहेंगे, और सामान्य से इसको कहेंगे जनरल विल। मतलब जो यथार्थ इच्छा जो है उससे तो उसका तात्पर्य यह है कि ये नकारात्मक पक्ष है। एक प्रकार से नकारात्मक पक्ष ऐसे कि जैसे एक मनुष्य चोरी करता है, चकारी करता है, डकैती करता है या लूटपाट कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उस समय व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, उसको समाज
इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो उसकी क्या है, यथार्थ इच्छा है। ये बात रूसो कहता है। मतलब वो यथार्थ जो इच्छा है वो उसकी कैसी व्यक्तिगत है, उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है कि समाज में वो एक बुरा व्यक्ति बनकर प्रस्तुत हो रहा है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको मतलब सिर्फ किससे, खुद से मतलब है। तो ये वाली जो इच्छा है वो स्वार्थ की इच्छा है, मतलब स्वार्थ से प्रेरित है। यहां पर स्वार्थ की भावना ज्यादा होती है, खुद से ही ज्यादा मतलब होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सामान्य इच्छा, जनरल विल का मतलब क्या है, तो जनरल विल का मतलब वो कहता है कि हर मनुष्य में एक इच्छा होती है जो जनरल विल होती है। ये इच्छा है परोपकार। मतलब व्यक्ति खुद का तो भला ही सोचे, उसके साथ क्या करे, वो दूसरों का भी उपकार करे। तो ये वाली जो इच्छा है ये कहलाएगी जनरल विल। अब जो सामान्य इच्छा बनेगी वो किससे मिलकर बनेगी, अब यहां ये बात ध्यान देनी है। मतलब जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत बनेगा दोस्तों, उसमें आप इसको हटा दो, यथार्थ इच्छा को। मतलब हर व्यक्ति की जो सामान्य जनरल विल जो होगी, जो सामान्य इच्छा होगी, इसका जो जोड़ होगा वो कहलाएगा क्या, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। मतलब सीधी सी बात दोस्तों है कि एक नकारात्मक पक्ष है इंसान में, दूसरा सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक को छोड़ दो, सकारात्मक पक्ष को ले लो, और सभी लोगों का जो सकारात्मक पक्ष है उसको मिलाकर क्या बना दिया, सामान्य इच्छा का सिद्धांत बना दिया। तो ये कहलाया दोस्तों रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो अब जो सामाजिक समझौता हुआ, अब उसमें थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ते हैं कि उसमें सामान्य इच्छा कहां रहेगी, और प्राकृतिक अवस्था से जब मनुष्य नागरिक समाज में प्रवेश करेगा तो उसमें हम इसको थोड़ा सा चित्र से समझते हैं दोस्तों। सामाजिक समझौता मतलब ये सामाजिक समझौता तो क्या है, ये अवस्था है, इसके दो रूप है। मतलब एक तो समझौता हुआ उससे पहले की अवस्था, और एक दूसरा जो अवस्था है जो बाद की। अब अगर पहले वाली अवस्था को मैं यहां से ले रहा हूं, तो पहले वाली जो अवस्था है उसमें क्या है, वो कहलाएगी प्राकृतिक अवस्था। और जो बाद वाली अवस्था है, जो समझौता हो जाएगा, तब ये वाली अवस्था कैसी कहलाएगी, नागरिक समाज। अब चूंकि प्राकृतिक अवस्था है, तो इस प्राकृतिक अवस्था में क्या है दोस्तों, अब प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था मैंने क्या बताया आपको कि मनुष्य कैसा रहता है, बिल्कुल सुखी रह रहा है, प्रकृति में विलीन हो रहा है और प्रकृति से ही प्राप्त कर रहा है। प्रकृति मतलब वो उसमें आपस में किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो यहां वो कहता है कि यहां इस अवस्था में क्या है, जनसंख्या कैसी है, अल्प है। जब यहां अल्प जनसंख्या है तो वो कहता है कि बाद में जब संघर्ष की अवस्था बढ़ती गई, परिवारों का निर्माण हुआ, तो और फिर बाद में समझौता हुआ, तो अब जनसंख्या भी कैसी होगी, जनसंख्या आधिक्य। मतलब अब जनसंख्या भी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। उसके बाद में प्राकृतिक प्रचुरता, मतलब इस समय प्राकृतिक प्रचुरता है, मतलब प्रकृति में भंडार भरे पड़े हैं। इस समय रूसो कहता है कि प्रकृति में भंडार भरे पड़े हैं और प्रकृति जो है वो मनुष्य को कोई कमी नहीं आने दे रही। यहां पे अब मनुष्य को कोई कमी नहीं आ रही, तो मनुष्य कैसा रह रहा है, सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन जब समझौता हुआ उसके बाद में जनसंख्या चूंकि बढ़ गई है, तो अब कैसी हो गई है, प्राकृतिक मतलब अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। यहां पे अभाव की स्थिति। अब जब प्राकृतिक प्रचुरता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, श्रम की। श्रम की जरूरत नहीं। और यहां किसकी जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत। और यहां क्या दोस्तों, प्राकृतिक समानता है। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था है,
तो इसमें क्या है, नेचुरल इक्वलिटी है, मतलब प्राकृतिक समानता रहेगी इसमें। और प्राकृतिक समानता रहेगी तो अब समानता के साथ स्वतंत्रता भी रहेगी प्राकृतिक। तो यहां कैसा रहेगा दोस्तों, यहां प्राकृतिक समानता, तो यहां कैसा रहेगा, कानूनी समानता। और यहां प्राकृतिक स्वतंत्रता, तो यहां नागरिक समाज है, तो कैसी स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। और इस अवस्था में मनुष्य क्या कर सकता है, प्रकृति से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और यहां जो अवस्था होगी नागरिक समाज में, इसमें मनुष्य में कैसा विचार है, संपत्ति की सुरक्षा। तो यहां दोस्तों हम सामाजिक समझौते के हमने दो पक्षों की यहां पर बात की है, मतलब ये जो अवस्था है आपको नजर आ रही है, ये सामाजिक समझौते से पहले वाली अवस्था है। और यहां जो ये अवस्था नजर आ रही है, ये सामाजिक समझौते के बाद वाली अवस्था है। मतलब इसमें जनसंख्या होगा यहां पे अल्प जनसंख्या, तो यहां जनसंख्या अधिक क्या हो गया, यहां प्राकृतिक प्रचुरता है, प्रकृति में भंडार भरे पड़े हैं, यहां कैसी अभाव की स्थिति है। जब भंडार भरे पड़े हैं तो किसकी जरूरत नहीं है, शर्म की जरूरत नहीं है। अब यहां भंडार खाली होने लगे हैं तो किसकी जरूरत पड़ रही है, अभाव की स्थिति है, तो शर्म की जरूरत पड़ेगी। यहां प्राकृतिक समानता है, तो यहां कैसी है, कानूनी समानता है, क्योंकि सभी मनुष्य आपस में मिलकर समझौता कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समानता कैसी होगी, कानूनी होगी, नेचुरल तो नहीं होगी। और यहां प्राकृतिक समानता और प्राकृतिक स्वतंत्रता, लेकिन यहां कानूनी समानता और नागरिक स्वतंत्रता, मतलब अब व्यक्ति क्या बन गया, नागरिक बन गया है राज्य का, तो स्वतंत्रता कैसी होगी, नागरिक स्वतंत्रता होगी। और यहां वो कह रहा है कि प्रकृति से कुछ भी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति का जो मन करे वो प्रकृति से वो प्राप्त कर सकता है, कोई सी भी जमीन पर रह सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, उसको वहां पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। सब मनुष्य क्या है, आजाद है, नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से बड़े सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बात कौन कहता है, रूसो कहता है। उसके बाद में लेकिन अब विचार कैसा आ गया, संपत्ति की सुरक्षा का विचार आ गया यहां पे। अब संपत्ति की सुरक्षा का विचार आ गया तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति हर चीज को हासिल नहीं कर सकता, मतलब उसको हासिल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी हर व्यक्ति को। तो दोस्तों जो मैंने सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत बताया, मैंने उसमें आपको दो प्रकार की इच्छाएं बता दी, यथार्थ इच्छा, यथार्थ इच्छा। जो यथार्थ इच्छा का जो पॉइंट है वो यहां पर अप्लाई होता है। यहां पर मनुष्य क्या है कि अपने बारे में ही सोचता है, अब अपने बारे में सोचता है और अपने लिए ही काम करता है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। हर मनुष्य इसी तरीके से प्राकृतिक अवस्था में रह रहा है। लेकिन जब समझौता होगा तो यहां अप्लाई क्या होगा, सामान्य इच्छा। यहां दोस्तों यथार्थ इच्छा का आपको अर्थ नेगेटिव नहीं लगाना है कि यथार्थ इच्छा का मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चोरी चकारी करने का, तो आपको इससे जोड़ के नहीं देखना है। यथार्थ इच्छा का मतलब खुद के बारे में सोचने से ज्यादा है, मतलब स्वार्थपूर्ण इच्छा। तो ये स्वार्थपूर्ण इच्छा जो थी इस प्राकृतिक अवस्था में थी, और सामान्य इच्छा कहां अप्लाई होती है, यहां पर अप्लाई होती है। तो समझ आ गया दोस्तों यहां पे आपको। तो ये था दोस्तों रूसो का जो भाग फर्स्ट है वो आज हमने कर लिया। और जो नेक्स्ट आपकी दोस्तों जो क्लास होगी, आगे जो क्लास होगी हम रूसो का भाग 2 करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।